नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम फिर से 2021 में पूछे गए एसएससी जीडी में 25 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर हम आपके सामने हैं। इस प्रश्नों को हम लोग आज सोल्व करेंगे और हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप खुद से इन प्रश्नों को सोल्व कीजिए और आपको खुद से बनाने पहले आना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि हम इन प्रश्नों को कैसे सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे सब एक साथ मिलकर 2 दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। y अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसकी किसकी चर्चा है, तो x, y और z की चर्चा है। उसमें भी समय दिया हुआ है, इफिशियंसी नहीं। अब समझिए जरा ध्यान से। कह रहा है कि x y की तुलना में 2 गुना समय लेगा और z की तुलना में 3 गुना समय लेगा। कौन? तो x। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम 2 मानते हैं तो इसका 3 गुना समय लेगा कौन? x। और उसके बाद में इसका 2 गुना समय ये ले रहा है तो इसका मतलब इसका आधा समय लेगा, यानी कि यहाँ पर इफिशियंसी आ जाएगा हमारे पास 3। अब समझिए जरा ध्यान से, इसके द्वारा इस टाइम से अब इसका क्या करेंगे हम लोग? इफिशियंसी ज्ञात करेंगे। तो इसका इफिशियंसी ज्ञात कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। यानी कि देखिए यह भी 6, यह भी 6 और यह भी 6। अब क्या करेंगे, वो तो ठीक है, इसका सहारा लिए हैं हम और इसके सहारे हमने क्या किया, कहीं पे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आया था, सॉरी यहाँ पे लिया 6 लिखे थे, उसके बाद में यहाँ 3 लिखे थे और यहाँ पर क्या लिखे थे, 2 लिखे थे। ये इसका समय का रेशियो हो जाएगा, कह सकते हैं। अब समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, वे सब एक साथ मिलकर, यानी तीनों को मिलाने का बात कर रहे हैं, x, y और z। जब ये तीनों मिलते हैं तो इस काम को कितना दिन में कर लेते हैं? 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो सबकी क्षमता को रखिए इसके सामने, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया क्षमता? 6। यानी टोटल काम हमारे पास कितना है? टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग? काम बोलते हैं। जब देखिए अब ये इन दोनों को गुना करने पर कितना रहा है? 12। अब आगे क्या बोला है, y अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा? y। तो हम 2 में कितना से गुना कर दें कि यह भी 12 बन जाए, तो 6 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात y अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 6 दिनों में। और जिस ऑप्शन में 6 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, मैं चाहूंगा कि फिर से कि इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए। यदि P Q का 220% है तो Q P प्लस Q का कितना प्रतिशत होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि P Q का 220% है, यानी कि बट्टा में 100 हो जाएगा। आप इसको काटिए, इससे ये कैंसिल हुआ और ये कटेगा तो यहाँ पर 11 आएगा और यहाँ कटेगा तो 5 आएगा। इसका मतलब हो गया कि P का वैल्यू कितना आ गया? 11 और Q का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। अब समझिएगा, आप बोला है कि Q P प्लस Q का कितना प्रतिशत है? Q P प्लस Q का कितना प्रतिशत है? तो रखिए वैल्यू यहाँ पर, क्या हो जाएगा? 5 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 गुना 100%। कितना प्रतिशत है? जब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारे पास कटेगा 4 चौका 16 और 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 25। इसका मतलब आ जाएगा 125 भाग कितना? 4, यानी कि प्रतिशत लगा दीजिए, यानी कि ये कट के आ जाएगा हमारे पास 3 चौका 12, 31 दशमलव उसके बाद में 25, 31.25% हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कह रहा है कि 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो।
यानी कि पूरी तरह विभाज्य हो। ये एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद में 7 तिरका 21 और 18 है तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 तिरका 18। इसको गुना कीजिए, कितना आता है, ये आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ तक तो आया था कितना, 24 और 21। तो 24 और 21 को गुना कीजिए, 24 और 21 को गुना करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 है 2 10। उसके बाद में कितना जाएगा, 2 दूना 4, 4 और 1 5, यानी कि इसका एलसीएम आ गया कितना, 504। 504। अब समझिएगा क्या बोला है क्वेश्चन में कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, 5 अंकों की छोटी से छोटी की संख्या का मतलब हुआ कि 1 पर 4 0। इसको भाग कितना से दीजिएगा आप, 504 से। तो 504 से हम लोग भाग देंगे तो 3 अंक लेंगे तो ये जाएगा नहीं, और 4 अंक भी ले रहे हैं तो 2 बार में नहीं जा रहा है, 1 बार में ही जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 504। ये घटाइए, कितना आएगा, 10 में से 6 गया तो 4 गया तो 6 हो जाएगा। उसके बाद ये बच गया 9, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 9, और यहाँ कितना बच गया हम लोग के पास, 4। अब ध्यान दीजिएगा, ये 0 इस पर आएगा। अब समझिएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, लेकिन 10 बार में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। जैसे ही 10 बार में लिखेंगे यानी माइनस में ये आएगा, 5040 आएगा। कितना आएगा, 5040। अब ध्यान दीजिएगा, 9 बार में जाता और उसमें से इस वैल्यू को घटा लेंगे तो ये 5 अंकीय से क्या बन जाएगा, 4 अंकीय बन जाएगा। लेकिन 5 अंकीय का छोटा से छोटा का मतलब ये हुआ कि मतलब ये 5 अंकीय इसमें और क्या बढ़ा दिया जाए, यानी इस वैल्यू से थोड़ा ऊपर चला जाए या इसी पर आ जाए हमारा रिजल्ट, वो सही है। लेकिन 4 अंक में ये नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस में यहाँ पर कितना आएगा, 40 यहाँ का 40 यहाँ का, माइनस में 80 आ रहा है। यानी कि ये जो 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकीय, इसमें कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, 80। तब ये देखिए 5 अंकीय का 5 अंकीय क्या हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास, यानी कि 10,080 वह छोटी से छोटी 5 अंकीय संख्या है जिसमें 18, 21 और 24 से भाग देने पर विभाज्य हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। ये रेलवे, एसएससी और अन्य सभी एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, औसत में वृद्धि हो जा रही है लेकिन औसत दिया नहीं हुआ है, तो हम मान लेंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे। लेकिन इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, माना कि औसत बराबर XYZ, जो इच्छा हो आप मान सकते हैं। मान लीजिए x ही मान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है। कितना लोग है, 8 लोग हैं। तो एक गया और फिर एक आया, तो क्या हुआ, संख्या ज्यों का त्यों ही रह गया। तो कितना हो जाएगा, 8x, और 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति निकल रहा है, एक नया व्यक्ति आ जा रहा है। तो व्यक्ति तो 8 के 8 ही रहे, लेकिन औसत में कितना का वृद्धि हो गया, 2.5 का वृद्धि हो गया। तो कह रहा है कि नए व्यक्ति का भार, यही है नया व्यक्ति, y वाला जो वैल्यू माने हैं, ये नया व्यक्ति है। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ, लेकिन 8 इसके साथ गुना हो रहा है। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 4 20, ये जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 50 और 20 70, यानी नया व्यक्ति जो है वो कितना भार वाला है, कितना केजी का है, तो वो 70 केजी का है। और जिस ऑप्शन में 70 केजी दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक घर को
एक घर को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा, छोटे किसी घर को या किसी व्यक्ति को जब ट्रेन पार करती है ना तो उसके लंबाई को नगण्य माना जाता है। लेकिन जब इसी में किसी दीवार के बारे में दिया रहता, उसके बाद में किसी पुलिया के, किसी सुरंग के बारे में अगर ऐसा कहा रहता है तो वो दूरी उसके साथ ऐड हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि लंबाई कहिए या दूरी कहिए, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमारे पास ये नहीं पता है, दूरी कहिए या लंबाई कहिए, जो कह सकते कोई दिक्कत नहीं है, या ट्रेन की लंबाई कहिए या कहीं बात है, उससे बढ़िया और ट्रेन की लंबाई पूछा है तो यहाँ पर हम टी ही लिख देते हैं, ट्रेन। अब ध्यान, चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमको मीटर में भी पूछ रहा है और सेकेंड में दिया हुआ है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग भी बदल देंगे। तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा हम लोग को, 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया। और गुना कितना हो जाएगा, 12। काटिए, कटेगा कितना से, 6 से 6 दूना 12, और ये कितना हो जाएगा, 6 तिरका 18। इससे इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 15 तिया 45। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 5 दूना 10 और 15 गुना करेंगे तो 150 मीटर लंबी क्या है हमारी ट्रेन है। और जिस ऑप्शन में 150 मीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है। यदि इन विषयों में से 3 विषयों के प्राप्तांकों का औसत 70 है तो शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, योग बराबर योग, सम इक्वल टू सम कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 विषयों का दिया हुआ है, तो 3 विषयों का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 70, तो हो गया हमारे पास 70। उसके बाद बचा 2 विषय और पता नहीं इसका औसत, बराबर 5 विषयों के टोटल औसत कितना है, 72 के बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, सब में से 2 कॉमन है तो काट दीजिए, कटेगा कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 36 दूना 72, 2 यहाँ भी कैंसिल, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 35। ध्यान दीजिए, y का मान निकालना है तो y बराबर इधर कितना हो जाएगा, 6 × 30 और 180 और 5 × 15 150 और वो 30 180, इधर कितना आ रहा है 105, तो 180 में से 105 इधर आके घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना 75। यानी 2 विषयों का जो औसत है वो कितना है 75 है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन को ध्यान रखिए, इसी तरह किया भी जाता है वर्बली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जितना आप इस तरीके से कैलकुलेशन को उड़ा सकते हैं इतना को आप उड़ा दीजिए, इसलिए हम जानबूझ के इसे बना रहे हैं। नहीं तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि इसको गुना कीजिए, y बराबर ऐसे लिखेंगे तो फिर लिखेंगे कि 180 और फिर इसको इधर भेजिएगा तो क्या आएगा हमारे पास 105, तो घटा दिए तो कितना आ गया हमारे पास 75। लेकिन जितना कैलकुलेशन आपसे वर्बली हो सके आप उन सभी कैलकुलेशनों को क्या कीजिएगा, इस तरह ही छांट दिया जाता है। इसमें स्टेप को पकड़ा नहीं जाता है बल्कि स्टेप को छोड़ा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20 मीटर बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 33.1/3% घटा दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। और जो परिवर्तन होगा यानी कि बढ़ेगा या घटेगा, अब क्या होगा ये ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और क्या बोला है आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। तो ये पाई जो होता है कांस्टेंट होता है, इसको छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका इसमें चर्चा कर रहा है, देखिए इसका चर्चा किया है
कितना बढ़ाया है 20%। तो ये आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार इसको लिखेंगे। क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। और ऊंचाई के बारे में भी बताया है, तो ध्यान दीजिए इस 99 और कितना हो गया 100, ये बनेगा हमारा 100/3%। अब समझिएगा जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले, प्रोसेस से भी इसको हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आप लगाइएगा a + b - a × b/100। और गौर करने वाली ये भी बात है कि इसको घटाने के लिए बोला है और उस भाग को बोला है बढ़ा दिया गया, यानी यहां पर ये होगा प्लस। तो ध्यान दीजिएगा ये बनेगा कैसे 20 + 20 प्लस 20 गुना, क्योंकि दोनों तो प्लस में है, 20 × 20/100 हो जाएगा। आप यहाँ पर पहले से ही प्लस नहीं लगा सकते, माइनस लगा सकते हैं, प्लस लगा के अब जो इसे चिन्ह कहेगा उसके अनुसार ये बदल भी जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 00 से 00 जब हमारा कैंसिल हो जाएगा तो आ गया कितना 44%। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कहा रहता कि त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो कितना का परिवर्तन होगा, तो 44% का। लेकिन अब इसको बढ़ाया नहीं, इसको घटाया है, तो 44% ही 44, और उसके बाद में माइनस करेंगे 100 अब बटा कितना 3, और फिर उसके बाद माइनस करेंगे 44 गुना 100 भाग 100 और माइनस गुना, यानी कि जो 100 में बटा में है गुना 3 हो जाएगा ऐसे। अब ध्यान से देखिएगा इस वैल्यू से ये वैल्यू हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच क्या रहा है 44 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ये एक साथ आएगा, यहाँ भी 44/3 है, यहाँ भी 3 है आधार में, यहाँ भी आधार में 3 है, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा -144 अब भाग कितना बनेगा 3 बनेगा। अब इसको गुना कराइए, यहाँ पर कितना आता है, तो 4 × 12 और ये कितना हो जाएगा 13, अब -144 अब भाग कितना बनेगा 3। ध्यान से देखिए कितना का अंतर आ गया यहाँ पर 12 का, -12 भाग कितना 3, यानी यह इसे कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास कितना आ रहा है माइनस में 4%। अब माइनस यही हमको दर्शाता है, माइनस बताता है कमी को। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आता प्लस में आता तो ये बताता कि वृद्धि हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा जब माइनस हुआ तो कमी होगा, यानी कि क्या हो गया 4% की कमी हो जाएगी या कम हो जाएगा, ये कहीं बात है। जिस ऑप्शन में 4% कमी दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। यदि इस पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपया अधिक होता। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, कोई धनराशि 20% के चक्रवृद्धि ब्याज पर है, लेकिन कह रहा है कि अगर वो अर्धवार्षिक होता, अब समझिएगा 20% का दर है और 2 वर्ष है, तो इसका जो समय है 2 ईयर दिया हुआ है, तो इसका CI जो आप प्रतिशत में ज्ञात कीजिएगा तो देखिए वही फार्मूला अभी भी लगेगा 20 + 20 और उसके बाद में 20 × 20/100, तो ये आएगा 44%। कितना आ जाएगा 44%। चलिए ये है वार्षिक, लेकिन क्या बोला क्वेश्चन में अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब हो जाएगा 2 साल को, यानी 1 साल में 2 बार, तो कितना हो जाएगा 4 साल के भांति काम करने लगेगा, 4 साल के भांति, लेकिन रेट भी क्या हो जाएगा कम होगा। तो कम होगा तो कितना हो जाएगा रेट हो जाएगा हमारा 10% का। अब देखिए 10, 10, 10 और 10, उसी फार्मूला पर इसको कितना बार यूज करेंगे 4 बार। और जब 4 बार आप यूज करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो 21% और इन दोनों का आएगा 21%। अभी दोनों को मिलाएंगे 21 + 21 गुना 21 भाग कितना 100, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसको 42 और प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, उसके बाद में 4 और उसके बाद में कितना हो जाएगा 4,
अब भाग कितना हो जाएगा 100, यानी जैसे ही आप इसको क्या कीजिएगा 42 यहाँ पर चला जाएगा प्लस 4.41, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 46.41%। ध्यान दीजिएगा, जब यह वार्षिक से जैसे ही 6 माही में गया तो परसेंटेज में अंतर आ गया इसके, किसके, ब्याज की। तो इसके अपेक्षा ये कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 2.41% ज़्यादा है। और इसी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा 964 रुपया के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, हाँ आ रहा है, इसका 4 गुना है। इससे इसको काटिए, जब इसको हम इससे काट रहे हैं तो कितना बार में कटा है, 4 बार में कट रहा है। और यहाँ पर दशमलव है तो इसका मतलब हुआ 1% बराबर 400 रुपया। और क्या बोला गया है, वह धनराशि कितनी है। जब भी अगर धनराशि की बात कहेगा इसका मतलब होता है कि मूलधन हमारा हमेशा 100% होता है, यानी हमसे मूलधन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 100% बराबर 40,000। और जिस ऑप्शन में 40,000 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही जल्द आपको पढ़ा देंगे और बता भी देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2,950 रुपया प्राप्त हो तो बी को इसमें से कितनी धनराशि मिलेगी। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। साथ काम करें, नहीं कर रहा है आगे पीछे छोड़ने का, ए, बी और सी। तो ए कितने दिनों में करता है 5 दिनों में, बी कितने दिनों में 6 दिनों में और सी कितने दिनों में 8 दिनों में। ये रहा हमारे पास टाइम और ये रही इफिशियंसी। कोई भी काम जितने भी लोग हैं वो एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो इफिशियंसी जो क्षमता होगा ना उसी के अनुसार उसको उसके जो धन है मजदूरी का बंटवारा हो जाएगा। क्योंकि सबों में जितना दिन आएगा ना समान आएगा तो वो कॉमन होकर कट जाएगा। लेकिन जब यह आगे पीछे करेगा कि किसी ने काम छोड़ दिया तो फिर वहां पर काम के अनुसार, तो टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल के पर जो हमारे पास काम निकलेगा काम के अनुसार उसका हम बंटवारा कर देंगे। चलिए ध्यान देते हैं क्या बनेगा। ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24 × 5 = 120। ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 × 8 = 120। ध्यान दीजिएगा, अभी सबों को जोड़िए, आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 20 = 40, 40 और 10 = 50 और 9 कितना हो गया 59 अनुपात में जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना दिया गया है 2,950 रुपया। यह कितना बार में कट रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। कट रहा है 9 × 5 = 45। हाँ 9 × 5 यानी कि 5 बार में कट रहा है, कितना गया 50 रुपया, अनुपात 1 का वैल्यू। बी का हिसाब से पूछा गया है यानी अनुपात 20 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अनुपात 20 बराबर, इधर से 20 गुना हुआ तो इधर से भी 20 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 00 यानी कि 1,000 रुपया। यानी कि इसमें बी का हिस्सा ही 1,000 रुपया हो गया, 1,000 रुपया हो गया। अर्थात जिस ऑप्शन में 1,000 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू बदल जाएगा तो लिख भी देते हैं 3/7 गुना क्या हो जाएगा 7/3, उसके बाद में गुना 3/7 बनेगा, भाग। अब यहां ध्यान दीजिएगा 3
भाग 7, उससे पहले ये ध्यान दीजिएगा, ये गुना होगा आपस में, यानी कि और उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, इसको उलट भी दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 49 और भाग कितना बनेगा 3 तिया 9। उसके बाद में है -9/49। अब समझिएगा जरा ध्यान से, इस वैल्यू से ये कैंसिल हो जाएगा और कोई एक 3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना 3/7 बट्टा, यहां ध्यान दीजिएगा 7 सत्ते 49 और फिर इससे ये कट गया तो कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, तो यहां आ रहा है हमारे पास 7/3 -9/49। अब ये आपस में इसको उलट दीजिए, जब हम लोग इसको उल्टेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, 3/7 गुना 3/7 हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारे पास 9/49, अर्थात 9/49 माइनस 9/49, और ये दोनों सेम है तो क्या हुआ आपस में कैंसिल हो गया, अर्थात रिजल्ट क्या 0, और जिस ऑप्शन में 0 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को खुद से जरूर बनाइए, थोड़ा भी इधर उधर होता है तो ये गलत हो जाता है, और एग्जाम में अगर पूछा जाता है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसका नंबर आपको मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल और जल का अनुपात जो है 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। इसमें आप चाहें तो अनुपातिक वैल्यू लगा भी दीजिए, पहला तरीका। हम दूसरा भी तरीका देखेंगे। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर, यानी कि वही जल मिलाने पर, 8 लीटर जल मिलाने पर या पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात, अल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है, तो मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है। यानी कि मिश्रण की मूल मात्रा का मतलब हुआ कि टोटल अल्कोहल और जल कितना है। अब ध्यान दीजिएगा, कराइए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8 तिरका 24 और 4 पचे 20, लिख भी देते हैं। 24x बराबर, नहीं तो कहिए कि कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, 20x और उसके बाद कितना हो जाएगा 8 पचे 40, ये जाएगा इधर, तो क्या आएगा हमारे पास 4x बराबर कितना 40, तो x बराबर 10। तो हमें ये टोटल पूछा जा रहा है, यानी कि 4 और 3 7x बराबर हुआ 8, तो 7x बराबर 7 गुना 10 बराबर टोटल जो हमारा मिश्रण है वो 70 लीटर है, और जिस ऑप्शन में 70 लीटर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चाहे तो इसमें दूसरा भी तरीका लगा सकते हैं कि 3:4 के अनुपात में है, उसके बाद में बोला गया है ये है अल्कोहल और ये है वाटर, 8 लीटर वाटर मिलाने के बाद क्या हो गया है, यह अनुपात 5:8 हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब क्या करना होगा, इस वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसको गुना करना पड़ेगा हमको 5 से, इसको गुना करना पड़ेगा 3 से, तो इसको भी गुना करना पड़ेगा 5 से, इसको भी गुना करना पड़ेगा हमको 3 से। तो ये तो वैल्यू समान रह गया, ये वैल्यू हमारा समान रह गया, लेकिन ये बन गया 20 और ये कितना बन गया हमारे पास 24। तो ध्यान दीजिएगा, ये बन गया 20 और ये बन गया 24, तो इसमें अंतर कितना का आ गया, यानी कितना बढ़ गया 4, तो अनुपात 4 बराबर 8 लीटर, तो अनुपात 1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 लीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके अनुसार बनेगा नया वैल्यू, यहां पर हमारा बन गया है, यानी कि ये बन गया 15 अनुपात में और ये बन गया 20, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 20 कितना होता है 35, तो अनुपात 35 बराबर, जब इधर से 35 गुना हुआ तो इधर से भी हमारा 35 गुना होना चाहिए, और कितना आ जाएगा 70 लीटर। जिस ऑप्शन में 70 लीटर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक बात पर, अगर देखिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ये बेसिक ही है, ये तो कुछ और नहीं है, तो बहुत ही कमाल का है। और नहीं तो ये थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद ये भी बातों को आप समझ सकते हैं, ये कुछ अलग नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि A का 10% B है तो 20 का B% कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि A का 10% क्या है, B है, तो हो गया, रहने दीजिए। अब देखिए, तो कह रहा है कि B का B% कितना होगा, तो हो जाएगा 20, या पर बटा में 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पर भी 100 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको 100 कीजिएगा ना बटा में यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा 100, इसको हटाकर तो ये बन जाएगा 1/10। अब ध्यान दीजिएगा, का अब बी का वैल्यू रखिए यहाँ पर, इस बी का वैल्यू कितना बन रहा है, ए गुना 1/10 और उसके बाद में प्रतिशत आप लगा दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए का 2%, कितना गया, ए का 2%, और जिस ऑप्शन में ए का 2% है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक आयरन का क्रय मूल्य 210 रुपया है, इसका वह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी तय कीजिए जिस पर 5% की छूट देने के बाद भी आपको 90% का लाभ हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये होता है कि एमपी या एमपीआर भी कह सकते हैं, एमपीआर गुना 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस गुना 100 प्लस प्रॉफिट होता है। आप इस पर रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमको एमआरपी ही ज्ञात करना है। यहां पर एमआरपी ना होगा, एमआरपी गुना 5% का छूट देने के बाद कितना बचा, 95%। सीपी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 210 रुपया दिया हुआ है, कितना का लाभ हो, 90%। तो 100 में जोड़ेंगे तो 190%। यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी, तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 19 25 95, और इसी 5 से यहां भी कट रहा है, यहां 10 हिडन है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां आ गया 2, यानी कि उसका अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी जो है वो कितना हो जाएगा, 420 रुपया, और जिस ऑप्शन में 420 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकेंड का समय लेती है। कितना समय लेती है, 42 सेकेंड का समय लेती है। सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी लंबे दूरी को या बड़े दीवार को या बड़े सुरंग को या बड़े पुल पुलिया को जब पार करती है तो उसकी लंबाई को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो कितना है ये, 243 मीटर लंबी एक ट्रेन है, और पता नहीं कि सुरंग हमारा कितना लंबा है। तो ये रहा दूरी, दूरी बराबर चाल, चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, और कितने समय में पार कर जाती है, 42 सेकंड में पार कर जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कट कैसे रहा है, कट जाएगा हमारा 6 तीर का 18, और ये कितना बार में कट जाएगा, 3 से, 14 तिया 42, तो 14 25 70, और एक जीरो अभी भी है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा इधर 700 मीटर। और ध्यान दीजिएगा, इधर है 243 प्लस एक्स, एक्स हमने किसका माना है, सुरंग का, तो इस वैल्यू को इधर भेजिए। तो जब इस वैल्यू को हम इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा 400 कितना, 457 मीटर।
400 और 100, 500 और 200, 700, ठीक है। चलिए, जिस ऑप्शन में सुरंग की लंबाई, आप इधर लाके भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 457 मीटर दिया गया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फिर से सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न आ गया, ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, और फिर इस पार्ट को। उसमें भी इस पार्ट में अगर का दिया हुआ है तो पहले इसकी क्रिया हम लोग करेंगे, इस बात को भूल न जाना। का को पहले काट दो तब करो भाग, धन को जोड़ दो तब करो घटाओ। अब ध्यान दीजिएगा, करेंगे इस पार्ट का कैलकुलेशन तो क्या आएगा, हमारे पास आ रहा है 2 बटा कितना, 2/5, तो लिख देते हैं यहाँ पर 2/5। उसके बाद यहाँ कितना आ रहा है, 7 9 14 1 15, 15/2 गुना 15/2। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 4 दूना 8 1 9, तो क्या हो जाएगा 4/9। उसको भी हमने क्या किया, पलट दिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद क्या है, 5 दूना 10 और 1 11, 11/2 हो जाएगा। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, उसको रहने दीजिए वहीं पे, 11 भाग ये हो गया। अब इधर इसको पहले कंप्लीट करना होगा हम लोग को, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 2 11। अब ध्यान दीजिएगा, 11/3 गुना 6, तो इसे कैंसिल ना हो रहा है, यानी 11 दूना 22, और उस 11 दूना 22 और भाग का चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा हमारे पास 1/22 में बदल गया। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, और उसके बाद ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4/3 गुना 5/8 लिख देंगे, बस हो गया। कर दीजिए कैलकुलेशन, इस 4 से कटेगा तो यहाँ पर 2 आया, 1 तो खत्म हो गया। फिर इससे ये कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 11 दूना 22। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, और इस 5 से यह 15 कटेगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 3 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आगे हमारे पास कितना, 4/3 प्लस 1/4, अब माइनस कितना आ रहा है हमारे पास, 5/6। इस सब का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 12। इससे कितना बार में कटेगा, 4, तो 4 चौका 16, यह कितना कटेगा 3, तो यहाँ पे आ गया 3, और माइनस 2 बार में कट रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, तो 6 और 3 कितना आ जाएगा 9, 9/12। फिर से यह कैंसिल हो रहा है, तो काटिए इसको, कितना बार में आ जाएगा, यहाँ आएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे आएगा 4, अर्थात 3/4 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 506 मीटर है, 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे समतल करने की लागत रुपये में कितनी होगी, और मान लीजिए पाई बराबर कितना है 22/7 है। समझिएगा, एक वृत्ताकार, एक क्या है, एक वृत्ताकार हमारे पास बगीचा है। ये क्या है, हमारे पास बगीचा है जिसकी परिधि हमको दी हुई है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr बराबर 506 मीटर में दिया हुआ है, यानी कि 2 गुने 22/7 गुने हमको r निकल जाएगा इससे 506। अब ध्यान दीजिएगा, 22 दूना 44, बच गया 6, 22 तियां कितना हो जाएगा, 22 तियां 63। अब ये नहीं कटने वाला है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 बार और 6, ठीक है। तो r का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 23 गुने 7 और भाग कितना 2। अब समझिएगा जरा ध्यान से, अब उसका हमको ये निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो होता है πr स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुना 23 गुना 7 भाग 2, फिर 23 गुना 7
भाग 2। अब देखिए किधर कौन कैंसिल होने वाला है, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में इससे ये कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का, उसके बाद में एक और 2 हम लोग के पास बच गया। हाँ 1 सेकेंड, अगर इसको हम देखते हैं तो 506 तो ठीक है, अच्छा रहने दीजिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आ गया हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर। हमें लगा कि कोई गलती हो गया क्या, 11 गुना 23 गुना 7 भाग 2 इतना मीटर स्क्वायर में आ गया। तो इसको प्रति 14 रुपये से गुना करा दीजिए, इससे कैंसिल करिए, इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 31 रुपया। और जिस ऑप्शन में ये दिया हुआ है आंसर हमारा आ जाएगा। या इसको हम ऐसे भी गुना करके आते तो रिजल्ट हमारा वहीं आता, कोई ये इसमें बड़ी बात नहीं है। 7 7 49, 9 9 9 3 27 7 और 7 3 21 और फिर देखिए 1। शुरुआत तो इकाई से हो रहा है लेकिन सब में है, कोई बात नहीं, आप इसको गुना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता है तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा हमारा प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, सीपी हमने मान लिया कि 100 रुपया है, तो इसका जो हमको 48% लाभ हुआ है तो कितना जाएगा, यानी कि 48 रुपया का लाभ हुआ है। प्रॉफिट हमको कितना का हुआ है, 48 रुपया का, अगर रुपया में भी मान लेते हैं तो हमारे पास हमारा एसपी कितना हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 148 रुपया, यानी हमारी वस्तु जो है 148 रुपये में बेची है। अब से ध्यान दीजिए, अब नए की बात करेगा, कह रहा है कि सीपी में 20% का वृद्धि हो गया, इसका 20% इसमें ऐड हो जाएगा तो 120 रुपये में कोई वस्तु है जो अब खरीदा रही है, लेकिन बेचने का जो ये बताया गया है कि ज्यों का त्यों में ही बिक रहा है। तो हमको ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना का प्रॉफिट हो गया हमको, तो प्रॉफिट हो गया 28 रुपया का, 28 रुपया का। तो ये 28 रुपया कितना पर हुआ है, परसेंटेज निकालिए, 28/120, 28/120 गुना 100%। अब ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा हमसे कितना बार में, 5 बार में, और ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 14, यानी कितना हो गया, 14×5 70/3% का अब लाभ होगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, भाग दीजिए, 3 दूना 6, उसके बाद में 3 तिया 9, फिर उसके बाद में 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे आते रहेगा। अब समझिएगा, अब जो है वर्तमान में इसको इतना लाभ हो रहा है, तो क्या बोला है कि कितना का कमी आ गया। पहले कितना हो रहा है इसको लाभ, 48% का, तो इस वैल्यू में से घटाइए, तो घटाएंगे 48.00 माइनस 23.33%, तो कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो ये बन गया 10, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ कितना बन गया ये 7, तो यहाँ आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 24.67% का क्या हुआ, कमी हो गया। अर्थात जिस ऑप्शन में ये वैल्यू है वहीं हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 5000 रुपया की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम एसआई की बात करेंगे तो 2 साल का चर्चा किया है, यानी साधारण ब्याज, तो 1 साल में 8%, तो फिर दूसरे साल में भी 8% ही होगा, तो यानी कि 16% हमको ब्याज प्राप्त होगा। कितना आएगा, 16%। लेकिन सीआई के केस में ऐसा नहीं होता है। 1 साल में 8% और दूसरे साल में 8% और फिर उस 8% जो है उसका 8%, यानी कि एक वैल्यू बार बार मैं बता रहा हूं कि a + b
प्लस a इंटू बी बाई 100 का इस्तेमाल कीजिए। यानी यहाँ पे आएगा 8, फिर आएगा 8 और प्लस 8 गुने 8 भाग कितना 100, अर्थात 8 दूना 16, यानी कि 8 टाइम 64, 16.64%। ध्यान दीजिए इतना का इसमें वृद्धि आ गया। यानी कि CI पर जब हम देंगे तो 16.64% हमको ब्याज प्राप्त होता। तो यहाँ से यहाँ के क्रम में कितना का हमको वृद्धि हो गया, यानी कि अंतर आ गया, तो 6.4% का। इसी 6.4% का मान हमसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको, तो क्या करेंगे, इसमें 0.64 में मूलधन के 1% से गुना कर देंगे। तो मूलधन का 1% कितना आएगा हमारे पास, 50 आएगा। जब इसको आप हटाइएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 100, इससे यह कितना बार में कटेगा 2, और इससे ये कितना बार में कट गया 32। यानी कि जो हमारा अंतर आ रहा है SICI का वो कितना रुपया का आ गया, 32 रुपया का। और जिस ऑप्शन में 32 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यह फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 1/8 गुने मूल्य पर बेचा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सीपी का 11/8 पर एसपी किया जाता है। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत आसान प्रश्न है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोई वस्तु है वो 8 रुपये की वस्तु है और हमने बेच उसको कितने में दिया, 11 में दिया। कितना का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपये का। कितना पर, 8 रुपये पर। अगुना कितना, 100%। अब ध्यान दीजिएगा, काटिए इसको। 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2। 4 से कटेगा तो 25, 25 तिया 75 भाग 2%। जिस ऑप्शन में वह आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है तो इसको काटिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 37.5%। 37 दूना 74 और 1 75। जिस ऑप्शन में ये वैल्यू दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान दीजिएगा, 4 संख्याएं 2:3:5:7 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जब हम HCF से गुना करेंगे ना तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, संख्या। तो सबसे बड़ा कौन है, 2, 7 और सबसे छोटा 2। यानी कि एक संख्या बन रहा है सबसे छोटा हमारा 12 और एक संख्या हमारा बन रहा है 7×6 42। कह रहा है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, जो रिजल्ट आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा 144 प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6, तो हासिल कितना 1, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 1 17। जोड़ दीजिए इसको, 4 दूना 8, 6 4 10, उसके बाद में 7 1 8 है, ये कितना हो जाएगा 9, उसके बाद में 1, यानी 1908। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है बहुत ही आसान दिख रहा है। कह रहा है यदि x/2y = 4:9 और 2:x = 3:4 है तो y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि 2:x = 3:4। तो हम जानते हैं कि बाहर की राशि का गुणनफल बराबर अंदर की राशि का गुणनफल। तो क्या बनेगा हमारे पास 3x = 8 और x का मान हमारे पास कितना आ गया 8/3।
अब बढ़िए इसके तरफ आते हैं हम लोग, तो वैल्यू को पुट करिए यहाँ पर x के जगह पर, तो कितना रखेंगे 8/3 अनुपात 2y बराबर 4:9। फिर से वही कहानी कि बाहर की राशि का गुणनफल बराबर अंदर की राशि का गुणनफल, यानी कि बनेगा 8y बराबर 8 गुना 9 भाग कितना 3। ध्यान दीजिएगा इस 8 से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यानी कि y का मान हमारे पास कितना आ गया 3, और जिस ऑप्शन में 3 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस a अनुपात a प्लस सी माइनस बी बराबर 4:5:9 हो, तो a माइनस बी, c माइनस बी और c माइनस a का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा ये बन रहा है हमारे पास a प्लस बी माइनस सी, इसका वैल्यू कितना बनेगा 4। उसके बाद में b प्लस सी माइनस a भाग कितना, सॉरी भाग नहीं, इसका वैल्यू दिया है 5। उसके बाद में कितना है a प्लस सी माइनस बी बराबर कितना है 9। ये इक्वेशन 1 कह लीजिए, इसको 2 कह लीजिए, इसको 3 कह लीजिए। तीनों को हम जाएंगे जोड़ने। जैसे ही तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए a से a कैंसिल, c से c कैंसिल और b से एक और b कैंसिल, यानी हमको इसको बच रहा है a प्लस b प्लस c, जिसका वैल्यू हमारे पास कितना बनेगा 18। अब समझिएगा जरा ध्यान से, अब इसमें से किसी एक वैल्यू को जोड़ घटाव जब हम लोग इसमें करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक को पहले चेक कर लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी माइनस सी बराबर 18 माइनस 5 करेंगे। समझिएगा जरा ध्यान से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए जब माइनस करेंगे तो इस दोनों से ये दोनों कैंसिल होगा, लेकिन ये माइनस मिलकर प्लस बनाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2c। तो 2c बराबर ये घट रहा है इसमें से, तो बच गया 13 का मतलब c बराबर 6.5 आ जाएगा। एक तो c का वैल्यू आया। उसी तरीके से अगर a प्लस बी प्लस सी में से हम किस वैल्यू को घटा देंगे, इस वैल्यू को घटा देंगे b प्लस सी माइनस a को घटाएंगे, माइनस a को घटाएंगे तो फिर हमें प्राप्त होगा 18 माइनस कितना ए बी सी, सॉरी से यहाँ तो 4 था, ए बी सी, एक सेकंड, सॉरी गलत वैल्यू पुट कर दिए, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी में से हमको घटाना कौन सा है, घटाना है a प्लस बी माइनस सी, ये तो सही ही था 18, अब माइनस न 4 करेंगे तो हमारे पास देखिए फिर वही कहा था कहानी होगा, जब ये माइनस होगा तो ये कैंसिल कहानी हो जाएगा हमारा, और ये दोनों बनेगा 2c, लेकिन गलत घट गया था, ये घटेगा हमारे पास कितना आएगा 14, तो c का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 7। अब ध्यान दीजिएगा जो माइनस है ना वही प्लस बनेगा, तो यानी कि 2a का मान 18 में से 5 घटेगा तो कितना यहां पर आ जाएगा हमारे पास 13, यानी a का मान कितना आएगा 6.5। उसके बाद ध्यान दीजिएगा b वाला घटेगा ना यही, यानी कि 2b यही बनेगा, तो 2b बराबर हमारे पास बनेगा 18 में से 9 गया तो 9, यानी b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.5। अब रखिए इधर वैल्यू, ध्यान दीजिएगा हमसे पूछ रहा है a माइनस बी, उसके बाद में c माइनस बी, उसके बाद में c माइनस a हमसे पूछ रहा है। तो a का वैल्यू ध्यान दीजिएगा कितना है 6.5 और b का वैल्यू है कितना 4.5, तो ये घटेगा तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, डायरेक्ट घटा दीजिए। अब देखिएगा c में से b को घटाइए, c में से b को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2.5, ठीक है।
उसके बाद में सी वैल्यू में से 1 के वैल्यू को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.5। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे तो यहाँ दशमलव देख ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये सीधा सीधा बन गया, ये बन गया 20, ये बन गया 25 और ये बन गया 5। तो क्या कॉमन है सबों में 5, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1। और जिस ऑप्शन में 4:5:1 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता लागत मूल्य पर 12% का छूट देने पर 18% लाभ प्राप्त करता है। यदि लागत मूल्य 16,500 रुपया हो तो विक्रय मूल्य क्या है? अब समझिएगा जरा ध्यान से। तो ये हो जाएगा हम लोगों का खुदरा विक्रेता लागत मूल्य पर, तो लागत मूल्य कितना है इसका 16,500 और इस पर छूट कितना देता है 12%, तो बचा कितना 88 भाग हम लोग के पास कितना हो जाएगा 100 गुना 18% लाभ कमाना चाहता है तो 118 भाग कितना हो जाएगा 100। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, आंसर हम लोग के आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 00 से तो पहले 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटिए तो ये कटेगा तो 25 बोल रहे हैं 4 से काटिए, 4 से कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा और ये 4 से कटेगा तो यहाँ पे हमारे पास 25 आ गया। उसके बाद में 5 से काटिए तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, 50 25 और यहाँ कितना आएगा 5 तियाँ 15 और फिर 5 तियाँ 15 आ जाएगा। उसके बाद में अगर 2 हम इसको देते तो ये बन जाएगा 66। ठीक है रहने दीजिए, ये बनेगा हमारे पास 66 गुने 18 करा देते हैं, 66 गुने 118 तो हमारे पास क्या आएगा 8 छक 48 का 8, तो कैरी कितना हो जाएगा हमारे पास 4, फिर से हो जाएगा 8 छक 48, उसके बाद में हो जाएगा 6 और उसके बाद में 4, तो 6 4 10 यानी कितना आएगा ये 58, तो 58 का 8, तो कैरी कितना हो जाएगा हम लोग के पास 5। उसके बाद इस कोना से इस कोना गुना होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, इधर से इधर गुना होगा तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 6, यानी कि 6 6 12, 12 5 17 का 7, तो हासिल कितना 1, इसको छोड़ दीजिए, इससे इसमें जैसे ही गुना करेंगे तो 6 6 और 1 कितना जाएगा 7 और उसके बाद में इससे इसमें गुना करेंगे तो इसका काम खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए इस वैल्यू में 77 88 में हमको अभी 11 से गुना करना है, तो 11 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8 का 8, 8 दूना 16 का 6, 15 1 16 का 6, उसके बाद में 14 1 15, 7 1 कितना गया 8। इसको भाग देना है हमको, कितना से भाग देना पड़ेगा 5 से। देखिए अभी कितना कैलकुलेटिव है, तो भाग दीजिए, तो 5 एकम 5 यहाँ लिख देते हैं, 5 एकम 5, 7 5 35, 17 कहीं है 17 2 जगह 3 जगह है, ध्यान दीजिएगा 7 5 यानी कि 17 5 85, 7 5 35 खत्म हुआ। उसके बाद में 6 आएगा, उसके बाद में 1 आ रहा है, कहीं पे है, हाँ है, बिल्कुल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात खत्म हो गया। ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, कितना आएगा 33.60 रुपया, और जिस ऑप्शन में ये वैल्यू दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक व्यापारी 600 रुपये में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदता है, ठीक है, वह ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि इस पूरे लेन देन में उसे 8% का लाभ अर्जित होता है तो वस्तु ए का क्रय मूल्य रुपया में कितना है? अब ध्यान दीजिएगा 600 रुपया का एक ए वस्तु है और एक बी है, तो मान लीजिए ये वस्तु 100 रुपया में खरीदा गया होगा तो
बी वस्तु 600 माइनस एक्स में खरीदा गया होगा। अब समझिएगा, एक्स पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है, यानी 120 भाग बनेगा 100 प्लस 600 माइनस एक्स, इस पर 10% की हानि हुई तो बचा कितना? 90% भाग कितना? 100। फिर भी कह रहा है कि फाइनली 600 पर कितना का लाभ हो जाता है? 8% का पूरे लेन देन में, तो यानी 108 भाग कितना बनेगा? 100। समझिएगा, 100 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा एक साथ में। अब समझिएगा, 1 0 यहां है, 1 0 यहां है और 1 0 यहां, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 3 से कट रहा है तो 20 तियां कट गया, ये 3 तियां कट गया, और उसके बाद में ये 4 बार में कट जाएगा हमारा। यानी कि यहां पर आ रहा है 4x प्लस, इसको गुना कराएंगे तो 6 तिरका 1800 और माइनस 3x बराबर, यहां गुना करा दीजिए, 0 के 0, 8 दूना 16 का 6, 1 हो जाएगा और वहां पर 2 आ जाएगा। देखिए, जब इस वैल्यू को इधर हम घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा? x। इस वैल्यू को इधर लाके हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 360। कितना का अंतर आ रहा है? 360। यानी ये जो वस्तु है उसका कीमत कितना है? 360 रुपया उसका क्रय मूल्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये प्रश्न हम लोग सोल्व कर पाए। ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 7,500 रुपया की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में निकटतम रुपये तक कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मासिक रूप से यानी 1 महीना को 1 साल माना जाता है तो 3 महीना को क्या माना जाएगा? 3 साल के भांति हम लोग मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वार्षिक है ना, तो 12 महीना से भाग देंगे तो 1 महीना का रेट निकल के आ गया 2%। तो 3 बार है ना, तो इस 2% को हम 3 बार यूज करेंगे। वही फार्मूला पीछे वाले पर जब इन दोनों को यूज कीजिएगा तो ये आएगा आपके पास 4.04। इन दोनों को अब एक साथ यूज कर लीजिए तो कितना बनेगा? 4.04 प्लस 2 प्लस 4.04 गुना 2 भाग कितना? 100। 4 2 6.04 प्लस 4 दूना 8, 0 का 0, फिर बनेगा 4 दूना 8, 2 अंक पहले से है, 2 अंक के बाद और दशमलव देना, तो ये चला जाएगा यहाँ पर दशमलव हमारा। जोड़िए इसको, कितना जुटेगा? 0 और 8 आएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा। मूलधन के 1% से कितना से गुना करेंगे? इसमें हम लोग 75 से गुना करेंगे। तो 75 से जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा हम लोग को वहाँ 75 अट्ठे, तो 75 अट्ठे कितना हो जाएगा? 75 अट्ठे हो जाएगा 450, यानी 0, तो हासिल कितना हो जाएगा? 45, तो 45 का कितना हो जाएगा? 5, तो हासिल कितना आ जाएगा हम लोग के पास? 4, और 75 दूना 150 और 4 कितना आ जाएगा? 154, तो कितना आ गया? 15। 75 में हम लोग 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास? 90। 90 का 0, तो हासिल कितना हो जाएगा? 9, और फिर यहाँ हम लोग का कितना आ जाएगा? नहीं, ये गड़बड़ हो गया। ओहो सॉरी, 1 सेकंड, गड़बड़ कैसे हो गया? ध्यान दीजिएगा, ये 2 बार मैच करेगा तो 150 बन रहा है, तो चौका नहीं इसके जाएगा, तो 15 चौका 60, यानी कि 600 बन रहा है ना, तो 0, तो कितना बन गया? 60। और जब फिर 75 से डायरेक्ट इसमें गुना करेंगे तो 0 हो गया, यानी कि 60 उसमें जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद कितना आ गया हम लोग पास? 6, और ये हमारे पास बन रहा है 150, तो 150 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 156, यानी आ गया 15। अब जुटेगा इसमें 15, तो बन रहा है 90, 0, और हमारे पास कितना आ गया? 9, और इससे इसमें जब ये कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 450, कितना आएगा?
450 प्लस इसमें 9 यानी कि 459। 4 अंक के बाद दशमलव दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि 400, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमको निकल के आ गया 459.06 रुपया, लेकिन उसमें लगभग में पूछा गया है। तो 459 रुपया जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी जिस भी टॉपिक पर या जिस भी एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन का सलूशन चाहिए या फाउंडेशन बैच के भांति पढ़ना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।